नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्च शिक्षा में श्रेष्ठ बनने के लिए विश्व स्तरीय पैमाने तय करने की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशकों के 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कतर के साथ मजबूत संबंधों के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आने वाले दशकों में डिजिटल तकनीकों की भूमिका अहम होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के पटना और हाजीपुर में 13,585 करोड़ रुपए की 15 राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अगले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन किया। सेवानिवृत्त या कार्यरत थल सेना के 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तर भारत के कुछ भागों में भीषण लू कल तक जारी रह सकती है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता के 6ठे दौर में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने अनीस गिरी के साथ ड्रॉ खेला। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज शाम राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशकों के 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमें विश्व में श्रेष्ठ बनने के लिए पैमाने तय करने चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष भारत के 35 संस्थान गुणवत्ता रैंकिंग में शामिल हुए, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या केवल 29 थी। शीर्ष 300 संस्थानों में इस वर्ष 6 शामिल हैं, जबकि पिछले वर्ष केवल 4 थे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान में पूरे 100 अंक प्राप्त किए। इस संस्थान ने प्रिंसटन, हार्वर्ड, MIT और कॉलटेक्स सहित विश्व के 8 अति प्रतिष्ठित संस्थानों के समान दर्जा हासिल किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव भारत के स्वाधीनता आंदोलन के गौरवमय इतिहास की स्मृति में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थाएं केंद्रीय भूमिका में हैं, क्योंकि युवा नागरिक न सिर्फ अतीत के धरोहर के संरक्षक हैं, बल्कि उन्हें भारत को अगले सुनहरे दौर में ले जाने के अभियान का नेतृत्व भी करना होगा। Institutions of higher education have a major responsibility of transforming the impressionable youth. For this, we need to address their aspirations as they are future leaders in various spheres of life. I can say with confidence that each one of you is going to help achieve this goal. The extraordinary growth of India in recent times would not have otherwise been possible. I am sure you will continue the good work. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का गैबोन, सेनेगल और कतर का दौरा आज समाप्त हो गया। श्री नायडू ने कहा कि भारत कतर के साथ अपनी ऐतिहासिक मित्रता और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क बना रहना चाहिए और कतर के आमिर तमीम बिन हमद अल थानी को शीघ्र भारत यात्रा पर आना चाहिए। दोनों पक्षों ने 2015 में कतर के आमिर की भारत यात्रा और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर की ऐतिहासिक यात्रा के बाद से दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर पर निरंतर संपर्क बने रहने पर संतोष व्यक्त किया।
उपराष्ट्रपति नायडू ने कतर के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए भारत द्वारा दिए गए उच्च महत्व पर बल देते हुए व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संस्कृति, दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उपराष्ट्रपति की ये पहली कतर यात्रा थी। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आने वाले दशकों में डिजिटल तकनीकों की भूमिका अहम होगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये आवश्यक है कि नियामकों और अन्य संस्थाओं को चाहिए कि वे डिजिटीकरण की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करें ताकि प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग न हो। उन्होंने डिजिटीकरण के संदर्भ में मजबूत तंत्र बनाने पर भी बल दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के विशेष दिवस समारोह में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को निष्पक्ष तथा जवाबदेह होना चाहिए। The Companies Act and also the IBC, in order to keep itself robust, time relevant and nimble, have continuously kept responding to the need of the hour, need of the day and the global best practices, and therefore didn't fight shy of going to the Parliament any number of times with amendments. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बिहार के पटना और हाजीपुर में 13,585 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 15 राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ की आधारशिला रखी। श्री गडकरी ने कहा कि पटना में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु बिहार की जीवन रेखा है। ये उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज जो लोहे का ब्रिज है आज यहाँ बनकर तैयार हुआ है और ये आइकॉनिक ब्रिज केवल बिहार के ही नहीं तो देश के इतिहास में महत्वपूर्ण होगा। आज जो महात्मा गांधी सेतु के बराबर ही गंगा में नए ब्रिज का हम निर्माण कर रहे हैं। ये भी 3,000 करोड़ का है, 6 किलोमीटर है, 4 लेन नया ब्रिज बन रहा है। इसका 20% काम पूरा हुआ है। श्री गडकरी ने कहा कि मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी सेक्शन पर 4 लेन का ग्रीनफील्ड मार्ग इस क्षेत्र के किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। इससे वे देश भर में अपनी उपज पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 पर बनाए जा रहे 2 लेन के मार्ग से बिहार साहिबगंज और असम के बीच संचार बढ़ेगा, जो अंतर्देशीय मार्गों को जोड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब इसके नागरिक स्वस्थ होंगे। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही समाज को स्वस्थ बनाते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने आयुर्वेद आहार के लिए लोगो जारी किया। उन्होंने कहा कि इससे आसानी से पहचान करने और स्वास्थ्य तथा आरोग्य सुरक्षा के लाभ उपलब्ध कराने के लिए आयुर्वेद आहार की अनूठी पहचान बनाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार देश में प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI का भी विमोचन किया। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करना है। श्री मांडविया ने कहा कि इस सूचकांक से नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। फूड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, काम करने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि देश को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी का एक महत्वपूर्ण पहलू ये सफाई है, फूड सेफ्टी है और इसके पर काम करके सदियों से फूड सेफ्टी के बारे में आज से नहीं सदियों से ध्यान रखा गया है। गीता में कहा है कि भोजन आयु बढ़ाते हैं और किसी के अस्तित्व को पवित्र बनाता है, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा भोजन शक्ति, प्रसन्नता और संतुष्टि प्रदान करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जनजातीय समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान परिसर में नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही।
आज राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जो बन रहा है वो इतना ही बड़ा कार्य है। 50 साल के बाद इसके योगदान को अगर कोई देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि मोदी जी की कल्पना क्या थी। अनेक प्रकार के 2 दर्जन से भी ज्यादा जनजाति अनुसंधान संस्थान अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाओं के तत्वाधान में काम कर रहे हैं, मगर उसको राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नहीं। ये संस्थान 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और ये संस्थान नीतियां बनाने में सरकार की मदद करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस संस्थान से जनजातीय विकास में एक नया अध्याय शुरू होगा। यह जनजातीय शोध संस्थान राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान के रूप में एक नया अध्याय संस्थागत विकास, जनजातीय समाज, जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का नया अध्याय प्रारंभ हुआ है और जिसको आपने देखा 8 साल बेमिसाल और माननीय प्रधानमंत्री ने उद्धृत किया कि जनजातीय क्षेत्र और जनजाति भाइयों के लिए किस तरीके से हमें देश में काम कर रहे हैं और काम करने की आवश्यकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्च शिक्षा में श्रेष्ठ बनने के लिए विश्व स्तरीय पैमाने तय करने की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशकों के 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कतर के साथ मजबूत संबंधों के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आने वाले दशकों में डिजिटल तकनीकों की भूमिका अहम होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के पटना और हाजीपुर में 13,585 करोड़ रुपए की 15 राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अगले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन किया। सेवानिवृत्त या कार्यरत थल सेना के 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तर भारत के कुछ भागों में भीषण लू कल तक जारी रह सकती है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और नार्वे शतरंज प्रतियोगिता के 6ठे दौर में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने अनीस गिरी के साथ ड्रॉ खेला। विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि 2014 की तुलना में आज देश की जरूरतें पूरी करने के लिए अधिक बिजली उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की सत्ता में आने के समय बिजली में कमी की स्थिति थी, लेकिन मोदी सरकार ने विद्युत क्षमता में 166 मेगावाट की बढ़ोतरी की, जिससे कुल क्षमता अब 4 लाख मेगावाट हो गई है। नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि सरकार ने समूचे देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया है। इससे 1,12,000 मेगावाट बिजली देश के एक कोने से दूसरे कोने में तत्काल पहुंचाई जा सकती है। सरकार ने पिछले 8 वर्ष में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किया है। किसी भी देश के विकास में बुनियादी सुविधाओं की विशेष भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। एक रिपोर्ट। बुनियादी ढांचे के विकास और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर परियोजनाओं को गति प्रदान करना है। 107 लाख करोड़ की यह योजना देश के बुनियादी ढांचे की सूरत बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि गति शक्ति योजना 21वीं सदी के भारत को गति देगी और इससे सरकारी परियोजनाओं को तय समय सीमा पर पूरा करने में मदद मिलेगी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान
भारत के आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। केंद्र सरकार ने सड़क, रेल, वायुमार्ग, जलमार्ग और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया ताकि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। उद्योग संगठन फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला का कहना है कि सड़क, रेलवे और पोत क्षेत्र में किए जा रहे निवेश से देश का विकास होगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख करोड़ बाय 2030। सिमिलरली यू गो इनटू पोर्ट्स, खासतौर पे रिसेंट क्वाड समिट के बाद इट इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन फ्रॉम बोथ स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया प्लान्स टू इन्वेस्ट $82 बिलियन इन पोर्ट प्रोजेक्ट्स बाय 2035। इस नजरिए से देखें, ये सारी चीजें जो है इंडिया को डेवलप करेंगी, बट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत टेक केयर करेंगी। देश में मजबूत बुनियादी ढांचे से न सिर्फ आर्थिक विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनी का विषय है बायोटेक स्टार्टअप नवाचार, आत्मनिर्भर भारत की ओर। ये प्रदर्शनी उद्यमियों, निवेशकों, वैज्ञानिकों, सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाएगी। प्रदर्शनी में लगभग 300 स्टॉल लगाए जाएंगे जो स्वास्थ्य देखभाल, बायोफार्मा, कृषि, कचरे से कंचन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग दर्शाएगी। रक्षा मंत्रालय ने अगले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना के नियमों में संशोधन के लिए 3 अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। जनहित में उचित समझे जाने पर थल सेना के 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना के एयर मार्शल और नौसेना के वाइस एडमिरल अथवा सेवानिवृत्त सैन्य प्रमुख या 3 स्टार अधिकारियों में से किसी को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे अधिकारी की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछले वर्ष 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद से ये पद खाली है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारतीय विदेश नीति अधिक व्यापक और स्पष्ट है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी और वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के दौरान भारत ने अपने पड़ोसी देशों की बहुत मदद की है और वो ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत वैक्सीन मैत्री को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में से एक मानता है। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षा की बात आने पर भारत वो ही फैसले लेगा जो राष्ट्रहित में जरूरी होंगे। The last 8 years have seen us undertake the responsibility of first responder in many situations. The earthquake in Nepal, the conflict in Yemen, the water crisis in the Maldives, mudslides in Sri Lanka, the typhoon in Myanmar, or the floods in Mozambique. All these are notable examples. But while doing so, we seek to strengthen the capacities of our partners as well. In that very spirit, we are responding to the food, health and other requirements of the Afghan people now. पंजाब पुलिस ने जाने माने पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को मदद, जानकारी और संरक्षण प्रदान करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि विशेष जांच दल हमलावरों और अन्य अभियुक्तों को पकड़ने के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल रात 3 आईईडी बरामद किए। ये एक ड्रोन विमान से बंधे हुए थे। जम्मू के बाहरी इलाके कानाचक में उड़ान भर रहे ड्रोन को उतारा गया और आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। देश के 14 शहरों में कल 42,000 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट कर दिए जाएंगे।
वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण वर्चुअल माध्यम से इसकी स्वयं निगरानी करेंगी। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इसका संचालन कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित आइकॉनिक सप्ताह के अंतर्गत नशीले पदार्थों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। और आइए अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका में युवा वकील मोहनदास करमचंद गांधी अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला की तरफ से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। जब रेलगाड़ी पीटर मारिट्सबर्ग रुकी तो कंडक्टर ने गांधी जी को आदेश दिया कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतरकर निचली श्रेणी के डिब्बे में जाओ। जब गांधी जी ने मना करते हुए कंडक्टर को अपना प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाया तो उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया। तुम क्या कर रहे हो इस जगह कुली? क्यों, ये टिकट है, फर्स्ट क्लास टिकट। ये कैसे हासिल हुआ तुम्हें? मैंने डाक से मंगवाया था। मैं एक वकील हूँ और इतना समय नहीं था कि मैं। यहाँ कोई काला वकील नहीं साउथ अफ्रीका में। थर्ड क्लास में जाओ। चलिए ले चलता हूँ सामान। नहीं, रुकिए जरा आप। ये देखिए, मोहनदास के गांधी, अटॉर्नी एट लॉ। इस वक्त मैं प्रिटोरिया जा रहा हूँ एक हिंदुस्तानी कंपनी के मुकदमे के लिए। सुना नहीं तुमने? यहाँ कोई काला वकील नहीं, ये साउथ अफ्रीका है। सर, मैंने वकालत पास की है लंदन से और मेंबर हूँ हाई कोर्ट चांसरी का, और तभी वकालत कर रहा हूँ क्योंकि आपकी नजर में मैं काला आदमी हूँ। इससे ये तो जाहिर हुआ कि कम से कम एक काला वकील तो है साउथ अफ्रीका में। बदज़बान, फेंक दो इसमें। जहां गांधी जी को सामान के साथ ट्रेन से उतारा गया था तो ठीक उसी जगह प्लेटफॉर्म पर पट्टिका लगाई गई जिसमें लिखा है, इस घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के निदेशक ए अन्नामलाई ने गांधी जी के जीवन पर इस घटना के प्रभाव के बारे में चर्चा की। When thrown off from the train, his image was scattered. He was in a big dilemma whether we have to continue in South Africa or we can go back to India. Then he realized in the night, in the shivering cold, that this happened not to M.K. Gandhi, but the proud Indian. It was an attack on the Indian civilization. Therefore, he decided on that night that I should dedicate my life to remove the color injustice and the disparity in this foreign land. That time, as many biographers referred as the birth of real Mahatma. पीटर मारिट्सबर्ग की घटना के उपरांत गांधी जी ने भेदभावपूर्ण नीतियों के शांतिपूर्ण विरोध, पक्षपातपूर्ण मतदान नियमों और असहनीय कार्यदशाओं के विरोध का रास्ता चुना। इसके अलावा उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया, जिसके अंतर्गत गांधी जी ने सबसे पहले नस्ली भेदभाव के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया और उसके उपरांत भारत में ब्रिटिश उपनिवेश से लड़ाई की। 7 जून डुंडई खान की पुण्यतिथि भी है। वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो स्वतंत्रता सेनानियों से मिल गए। उन्होंने सैनिकों के समूह का नेतृत्व किया और संपत्ति तथा हथियार जुटाने के लिए ब्रिटिश ठिकानों पर हमला किया। ऐसी ही एक कार्यवाही के दौरान कंपनी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। खान पर सेना की नौकरी छोड़ने और ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत करने के आरोप लगाए गए। दोषी ठहराकर खान को जुलाई 1857 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें अप्रैल 1858 में बम्बई से अंडमान द्वीप समूह भेज दिया गया। 7 जून 1858 को
सेलुलर जेल में डोंडई खान का निधन हो गया। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। हम आज शहीद निशान सिंह को भी याद कर रहे हैं। वे बिहार के शाहाबाद जिले के निवासी थे। निशान सिंह कुंवर सिंह के निकट सहयोगी थे। उन्होंने 1857 में कुंवर सिंह के साथ मिलकर जगदीशपुर, जौनपुर, हाजीपुर, कानपुर, लखनऊ और बांदा में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। निशान सिंह को उनके गांव से पकड़ लिया गया और 7 जून 1858 को उन्हें तोप से निर्दयतापूर्वक उड़ा दिया गया। शहीद निशान सिंह को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खेलों के क्षेत्र में आगे ले जाने का सपना देखा है और आज खेलो इंडिया युवा खेल इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेलों में युवा खिलाड़ियों को चैंपियन बनने का मौका मिला है और भविष्य में ये खिलाड़ी ओलंपिक में जीत सकते हैं। श्री अनुराग ठाकुर पंचकुला में खेलो इंडिया युवा खेल के दौरान हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच लड़कियों के कबड्डी के फाइनल मैच के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2024 और 2028 ओलंपिक के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच पदक तालिका में हरियाणा 23 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष पर है। महाराष्ट्र ने 19 स्वर्ण, 19 रजत और 16 कांस्य पदक जीतकर दूसरा स्थान बरकरार रखा है। मणिपुर तीसरे, तमिलनाडु चौथे और पंजाब 5वें स्थान पर आ गया है। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट में विश्वनाथ आनंद और नीदरलैंड के अबीस गिरी के बीच छठे दौर की बाजी ड्रॉ हो गई है। मैच 35 चालों के बाद ड्रॉ हो गया। इस ड्रॉ के साथ आनंद 11.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 जारी की। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को हवा में होने वाले खेलों में प्रमुख देशों में शामिल करना है। इससे एरोबेटिक्स, बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटर क्राफ्ट सहित 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। मौसम विभाग ने भीषण लू को देखते हुए देश के कुछ उत्तरी भागों में कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और बुंदेलखंड में भीषण गर्मी पड़ेगी और तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 250 श्रद्धालु आज जम्मू से खीर भवानी मेले के लिए रवाना हुए। गंदरबल जिले में प्रसिद्ध रागिया देवी मंदिर के लिए श्रद्धालुओं को सरकारी बसों में ले जाया जा रहा है। सरकार ने सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्च शिक्षा में श्रेष्ठ बनने के लिए विश्व स्तरीय पैमाने तय करने की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशकों के 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कतर के साथ मजबूत संबंधों के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आने वाले दशकों में डिजिटल तकनीकों की भूमिका अहम होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में पटना और हाजीपुर में 13,585 करोड़ रुपए की 15 राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित। रक्षा मंत्रालय ने अगले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन किया। सेवानिवृत्त या कार्यरत थल सेना के 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। सरकार की स्पीड की सरकार। देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा स्पीड से एम्स और आईआईएम्स का हुआ निर्माण।
देश में बने 60 नए हवाई अड्डे। जो काम हुए हैं उन कामों को अगर लेखा जोखा ले तो आपको अचरज होगा कि देश की रफ्तार क्या है, गति क्या है, प्रगति कैसे आगे बढ़ रही है। 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण।